नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या में 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को पहली रामनवमी पर प्रभु के दिव्य जन्मोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस जन्मोत्सव को भव्य रूप देने के लिए राम मंदिर में बिजली के झालरों की सजावट की गई है। साथ ही मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया गया है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान नवरात्र से ही चल रहे हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे प्रभु रामलला के प्रतीकात्मक जन्म के बाद दोपहर 12:16 पर उनके ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। इसकी तकनीकी व्यवस्था की गई है। रामनवमी पर रामलला को सोने और चांदी की कारीगरी से सुसज्जित खादी के विशेष पोशाक पहनाई जाएगी। रामलला मंदिर के पुजारी संतोष कुमार के मुताबिक रामनवमी को प्रभु श्री राम को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में मंगलवार से दर्शन के लिए पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी तरीके के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब केवल पैदल ही राम मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन का आकलन है कि इस साल 40 लाख से ज्यादा लोग रामनवमी मेले में पहुंच सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या नगरी राममय हुई है, रामलला का जन्मोत्सव है, क्या कुछ अयोध्या के मिजाज नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके की ये 500 साल के बाद ये पहली रामनवमी ऐसी पड़ रही है कि जो कि पूरी तरीके से राममय हो गई है। और अगर खास बात ये देखा जाएगा कि राम जन्मभूमि मंदिर जो बनने के इंतजार में थे जो राम भक्त, और राम जी आज उस मंदिर के अंदर विराजमान हुए हैं और पहली रामनवमी जो है वो आज उस मंदिर के अंदर मनाई जाएगी। तो दोपहर में 12 बजे जो है उनका जन्म होगा। जन्म होने के बाद पूजन होगा, राजाभिषेक होगा और उसके बाद सूर्य की किरण जो है वो डायरेक्ट राज तिलक करेगी भगवान राम का। जो कि वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई गई थी, वो टीम सारा काम पूरा कर लिया गया है। और प्रशासन जो है, अगर आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाएगी तो लगभग 35 से 35 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आना है उनको। जी राघवेंद्र, सालों की तपस्या के बाद अब रामलला अपने मंदिर में विराजमान है, उनका पहला जन्मोत्सव है, तो आने वाले लोगों में, भगवान राम के भक्तों में किस तरीके का उत्साह इस समय अयोध्या में देखा जा रहा है? अयोध्या के लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं रामलला के जन्मोत्सव को लेकर? देखिए, अयोध्या में राम जन्म उत्सव तो हर एक समय जो है मनाया जा रहा था, लेकिन रामनवमी को अब की बार जो जन्मोत्सव और श्रद्धालुओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो जगह जगह हर एक मंदिरों में, हर एक भवन है मंदिर के, वो सजाए गए हैं। चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कनक भवन हो, नागेश्वर नाथ हो, हनुमानगढ़ी हो, तो इस सब जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जयकारों से, जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या जो है वो राममय दिख रही है। जी राघवेंद्र, हर साल रामनवमी होती है, आप कह रहे हैं कि हर साल अयोध्या में लोग जो काफी धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल भव्य मंदिर भी बना हुआ है, तो हर साल की तरह और इस साल की तुलना की जाए तो कितना अलग अयोध्या की छवि नजर आ रही है इस समय? देखिए, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो पूरी कार्य व्यवस्था को लेकर के जन्मोत्सव को, और जिला प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है कि कहीं से कोई खामियां न रह जाए, छूट नहीं पाए। और अगर रही बात तो यातायात के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो अयोध्या से ये रूट डाइवर्जन किया गया है, आपको बता दें। और रूट डाइवर्जन करने के बाद जो अयोध्या में बड़े वाहन नहीं प्रवेश करेंगे, छोटे वाहन केवल ही जा सकते हैं। और अगर बात की जाएगी लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो है वो पैदल जाना पड़ेगा, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने के लिए, जहाँ की रामलला का दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तो वहां तक जाने के लिए पूरी हर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, चेकिंग कर रहे हैं जगह हर एक। और एक चीज की बात और अगर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो आज 2-3 दिन पहले से जारी था। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन जो जगह जगह गर्मी है, तपिश है, तो टेंट लगा करके और
वहां पर पानी की व्यवस्था और जलपान की हर एक चीज की व्यवस्था कर रखा है। डॉक्टरों की पैनल टीम लाई गई है कि कोई दिक्कत होती है किसी श्रद्धालु को तो वहां इलाज किया जाए। पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तपिश जो है धूप की बढ़ी हुई है और गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन इस पे भी काम कर रहा है। जी राघवेंद्र, अयोध्या आने वाले लोगों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है और किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अयोध्या में इस समय नजर आ रही है, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है, चुनाव का समय चल रहा है और अयोध्या राम मंदिर को स्थापित हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, तो ऐसे में बुरी जो शक्तियां हैं उनकी नजर भी ऐसे मौकों पर रहती है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए अलका, बता दें कि रूट डायवर्जन तो पहली इनकी जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उसके बाद हर एक पॉइंट पे बैरिकेडिंग की गई है, बैरियर लगाए गए हैं, वहां पे चेकिंग पॉइंट को बनाया गया है और आपको ड्रोन कैमरे से इस पे निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। और आपको बता दें कि एक कंट्रोल रूम जो है अयोध्या में बनाया गया है। कंट्रोल रूम के से जो है वो हर एक चप्पे पर निगाह बनाई जा रही है कि कहाँ पे क्या व्यवस्था चल रही है, कौन कौन आ रहा है। हर एक चेकिंग पॉइंट पे कैमरे लगाए गए हैं, जहां जहां से निकलना है श्रद्धालुओं को हर एक जगह जो है वो टोटल अगर बात की जाएगी तो कैमरे की निगरानी में है, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे जो हो। जी मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रही है, तो दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं? देखिए दर्शन करने के लिए तो कोई जो है परेशानी नहीं आ रही है श्रद्धालुओं की। और इसके लिए खास तौर पे इंतजाम किया गया है कि के बैरियर लगाए गए हैं, जो कि हर एक लाइनिंग में श्रद्धालु और मंदिर के अंदर करेंगे और वहां पर राम जी का दर्शन करेंगे, भगवान राम का। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पूरी अयोध्या राममय है, क्योंकि रामलला का जन्मोत्सव है और ऐसे में अयोध्या सज धज कर तैयार है। 40 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने के अनुमान लगाए जा रहे हैं रामनवमी के मेले में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से खबर है, जहां पर माड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की सराहना करते हुए देश को जल्द नक्सलवाद मुक्त करने की भी बात अमित शाह की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर करने में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सभी नक्सलियों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इसमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की ऐसी मानी जा रही है। 29 जो नक्सलवादी हैं उन्हें ढेर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। एक तरीके से नक्सलवाद की कमर तोड़ने की जो कार्रवाई है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की सराहना करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमित शाह ने आगे लिखा कि नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों की वजह से नक्सलवाद सिमटकर छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होगा। तो ये बड़ी बात अमित शाह की तरफ से की गई है। छत्तीसगढ़ में जब से सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है, ऐसे में सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने
सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर परिवार जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल हो गई है। हाई कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की जा सकती है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मंगलवार को प्रयागराज पहुंचकर वकीलों से राय ली है। पारिवारिक अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय से कानूनी राय ली गई है। उमर अंसारी ने हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो भी खिंचवाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से याचिका 1-2 दिन में हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगी। याचिका बेटे उमर अंसारी की तरफ से दाखिल की जाएगी। याचिका में मुख्तार अंसारी की मौत का सच सामने लाए जाने की गुहार लगाई जाएगी। मुख्तार अंसारी से के बेटे उमर अंसारी की आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। परिवार की तरफ से पहले ही यह आशंका जताई गई थी मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का परिवार माफिया की मौत के मामले को सुर्खियों में रखकर लोकसभा चुनाव में सहानुभूति पाने की कोशिश भी करेगा। वहीं बिजनौर के नहटौर में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जब उनका हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर उतरा तो योगी मोदी जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से माहौल में गर्मजोशी भर गई। इस दौरान उन्होंने मंच के माध्यम से नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में अपराधी या तो जेल में है या तो जहन्नुम में है। उन्होंने कहा कि नगीना लोकसभा क्षेत्र को भी विकास की पटरी पर लाने का काम भाजपा के शासनकाल में हुआ है। उन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सपा और कांग्रेस को झांसे में न आने का आह्वान किया और देश के चहुमुखी विकास के लिए आने वाले 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है। दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है। ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं। मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। मायावती ने बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए जनता से वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी भीड़ देखकर मैं निश्चिंत हो गई हूं। अब की बार आप बिजनौर से हमारे प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। मायावती ने इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार सांप्रदायिक और पूंजीपतियों की मदद करने वाले भाजपा सरकार भी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, इस बात को जनता समझ चुकी है। वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है
कि पूरे देश में जहां दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा। वहीं मैनपुरी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव के अलावा अन्य पदाधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी डिंपल यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को जड़ से खत्म करने का जनता ने मूड बना लिया है और अब की बार भाजपा को जड़ से खत्म किया जाएगा। प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? वहीं मुरादाबाद की बिलारी और कुदरकी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने चुनाव प्रचार किया। मंगलवार को बिलारी नारायण फार्म हाउस में यादव सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी की तरफ से यादव समाज को गले लगाकर फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। वहीं यादव समाज की तरफ से भी लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में यादव समाज की तरफ से कहा गया कि बिलारी विधानसभा का यादव समाज परमेश्वर लाल सैनी के साथ है और इसका रिजल्ट 7 मई को देखने को मिलेगा, जब बिलारी का यादव समाज वोट करने बूथों पर जाकर परमेश्वर लाल सैनी को वोट और सपोर्ट करेगा। खून भी मांगेंगे यादव समाज के लोग, तो मैं खून देने को तैयार हूँ और आपके विकास के लिए मैं तत्पर रहूंगा। ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं, इनके लिए हर समय दुख में और सुख में मैं साथ रहूंगा। यादव समाज मेरे साथ है। आज सर्व समाज यादव समाज के साथ सर्व समाज मेरे साथ है। सबने तय कर लिया इस बार सर्व समाज ने संबल लोकसभा में कमल खिलेगा। वहीं मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गांव मुंडिया राजा के ग्रामीण डीलर की तरफ से राशन में घटतौली की शिकायत करने आपूर्ति कार्यालय बिलारी पहुंचे। प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार राशन चोरी को लेकर तरह तरह की तैयारियां रोकने को लेकर तैयारियां हो रही है, लेकिन राशन डीलर्स राशन की चोरी करने और राशन कम देने से बाज नहीं आ रहे। आपूर्ति कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर गांव गुड़िया राजा से ताजा मामला सामने आया है, जहां गुस्से में आए ग्रामीणों ने आपूर्ति कार्यालय का घेराव किया। आपूर्ति उप निरीक्षक शिखा पांडे को लिखित शिकायत देकर कम राशन देने वाले राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली करेंगे, जिसको लेकर पूर्णिया में उनकी चुनावी सभा है। वहीं इस मामले में जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रचार प्रसार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए। बिहार के लड़के मजदूरी करने गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें लाठी से मारे और गाली दें। इसे छोड़कर मोदी जी बिहार में आए हैं तो यहाँ चीनी मिल को चालू करने पर भी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, लालू के जंगल राज की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी मिल कब चालू होगी। बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए रुकना कब पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे अपने राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा रहे तो बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में कब जाना नहीं पड़ेगा। इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गरीबी का हम मजाक उड़ाए, बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करें तो उसको लाठी से मारे, गाली दे, बिहारी कहे। बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने
तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है, तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। वहीं कानपुर देहात की एक महिला अधिकारी ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए लोगों के लिए मिसाल पेश की है। अपने पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव की, जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करते हुए 56वीं रैंक हासिल की है। मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली और दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव का 2022 में PCS में सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद इन्हें जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी का पद संभाला था। इस दौरान उन्होंने साल 2023 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, जिसमें तीसरे प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है। सुरभि श्रीवास्तव की बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कानपुर में हुई है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट के तौर पर नौकरी की। इसके बाद उनका सिलेक्शन PCS में हुआ है। वो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर देहात बनी। सुरभि श्रीवास्तव के सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद जहां परिवार के लोगों में खुशी है, वहीं एक मिसाल महिलाओं के लिए पेश की है इस महिला ने। मेरा अभी दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर देहात में पोस्टेड हूँ मैं अभी करेंटली, और आज ही मतलब मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था 2023 का, जिसका भी रिजल्ट आया है, तो उसमें मेरी 56 रैंक हुई है। इस मतलब जो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। और हमारा ड्रीम भी था कि बच्चा एक हमारा सिविल सर्विस में जाए। जब HBT में पढ़ रही थी तब से मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि बच्चा एक प्रॉपर जाए, और खैर PCS में उसका 2022 में सिलेक्शन हुआ। वहीं लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नेहा मीना ने मेघनगर के दशहरा मैदान पर स्वीप नोडल अधिकारी जिला पंचायत CEO जितेंद्र सिंह चौहान और स्वीप सहायक नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रुतिका पाटीदार और एडिशनल SP प्रेमलाल कुर्वे की उपस्थिति में SDM मुकेश सोनी ने मतदान करने की शपथ दिलाई और 13 मई को आधिकारिक मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। नगर में मशाल जुलूस निकालकर मतदाताओं से 100% मतदान करने की भी अपील की गई। ये उम्मीद कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि जो नारियों का मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। हम ऐसी कई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे आज एक मशाल रैली का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से महिलाओं के लिए चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया है। महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई, साथ ही महिलाओं के लिए रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, साथ ही हम आगामी में भी कई कार्रवाई करने, कई प्रतियोगिताएं जैसे हम आयोजित करने वाले हैं। जितने मतदाता है उनको निर्वाचन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मेघनगर के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों ने स्वीप के अंतर्गत एक मशाल का जो रैली है वो निकाली है। वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि जिन योजनाओं का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है वो मोदी की गारंटी है। लगातार सरकार द्वारा गरीबों को आवास, मुफ्त राशन, 24 घंटे बिजली और तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए मोदी गारंटी बताया उसे। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाओं का जिक्र हमारे द्वारा अपने पत्र में किया गया है उन सभी में मोदी की गारंटी है। उन्होंने बसपा और इंडिया गठबंधन पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, यह मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो आगे भी दिया जाता रहेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। करोड़ों परिवारों को फ्री बिजली अर्थात सूर्य घर बना करके दिया जाएगा, जिससे उनको घर में जलाने के लिए फ्री बिजली भी मिलेगी और जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा सूर्य घर में उसे ग्रिड में बेच।
वहीं विदिशा के रायसेन संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को और बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रण में कूद पड़े हैं, जिसके बाद प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लग गए हैं। प्रत्याशी समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और अपने पार्टी के कामों और वादों को जनता को बता रहे हैं। विदिशा शहर के मुख्य बाजार में विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने शहर के मुख्य बाजारों में जनसंपर्क किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।